हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिविज पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम लोग जो समसूत्री विभाजन के दो फेस हैं, यानी तीन फेस है, सेल साइकिल देख चुके, कैरियोकाइनेसिस देख चुके हैं और साइटोकाइनेसिस देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कोशिका चक्र का नियमन। तो क्या ऐसा कोई भी टॉपिक है? तो हाँ है, और वहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। छोटा सा टॉपिक है, चलो तो समझ लेते हैं हम लोग। रेगुलेट ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल क्या होता है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। देखो, सेल साइकिल की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसके कुछ फेसेस होते हैं। तो कौन कौन से फेस होते हैं? एक तो हमारा होता है G1 फेस, इसको पोलियो हो गया, समझ जाना। एक है S फेस, ये है G2 फेस, M फेस और G0 फेस। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं, सेल साइकिल में पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा हो तो वो देख लेना। देखो तो यहाँ पे क्या होता है, मान लो सेल यहाँ पे इंटर करी, मतलब इंटर हुई यहाँ पे, कहाँ पर? G1 में। अब G1 में मान लो हम लोगों ने भेज दिया उसको, या S में भेज दिया, और फिर उसके बाद अगर सेल को रुकना है, या सेल को लगता है यार अब जो है अब यहाँ पे रुक जाना चाहिए, अब डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या है, तो जैसे हम लोग कहीं कार से जाते हैं तो आप बीच में देखते होंगे चेक पॉइंट होते हैं। वहाँ पे चेक किया जाता है कि आप आगे जा सकते हो या नहीं जाते हो। बॉर्डर वगैरह पे होते हैं, वहाँ पे चेक पॉइंट होते हैं, चेक करते हैं, तभी आपको आगे जाने दिया जाता है, वरना नहीं जाने दिया जाता। तो यहाँ पे भी चेक पॉइंट होते हैं या रेस्ट्रिक्टेड पॉइंट होते हैं, या जिसको हिंदी में हम लोग प्रतिबंध बिंदु कहते हैं। देखो तो एक तो यहाँ होता है, यहाँ पे, ठीक है, ये होता है G1S। पता नहीं आज G1 को क्यों पोलियो हो रहा है, तो यहाँ से ये ऐसा है G1 और S, अथवा इसको हम लोग कहते हैं प्रतिबंध, G1S प्रतिबंध बिंदु। क्लियर है? तो ये याद रखना, ये प्रतिबंध बिंदु कहाँ पर होगा? G1 और S के बीच में। दूसरा प्रतिबंध बिंदु जो होता है वो होता है G2 और M के बीच में। ठीक है, तो ये इसको हम लोग लिखते हैं G2। मैंने बोला ना इसको पोलियो हो रहा है G को आज, G2, और यहां पे ये है हमारा M का, सॉरी, G2 और M, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं, अथवा यहां पे M अवस्था का प्रारंभ। देखो तो ये फेज कहां पर होता है, जब M अवस्था प्रारंभ होने वाला रहता है। यहां पे आपको पता है 4 फेज होता है, प्रोफेज, तो प्रोफेज से पहले और यहां पे G2 के बाद में। तो अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, यहां से क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि कोशिका जो है, कोशिका चक्र में डीएनए का प्रतिकृतन हो चुका है, यानी कोशिका का डीएनए प्रतिकृतन हो चुका है सेल साइकिल में। तो अगर अब सेल को रोकना है तो बताइए किस फेस में रोकेंगे, कहाँ रोकेंगे? देखो सेल साइकिल कहाँ होता है? एस फेस में। तो यहाँ तो हो गया, अब आप कहाँ रोक सकते हो? यहाँ तो रोक नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्या आ गई, सेल आगे, तो रोकोगे कहाँ पर? M और G2 वाले चेक पॉइंट पर। क्लियर है? ये याद रखना है। वैसे अगर आपको क्वेश्चन आए कि जो है कोशिका सेल साइकिल की बात करें, तो इसमें जो है यहाँ पे हरित लवक वगैरह जो मैंने बताया था, कहाँ पे? G2 में हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, सभी कोशिकांगों का निर्माण हो गया है। लेकिन अब उस कोशिका को रोकना है तो कहाँ रोकोगे? G2 और M में। क्लियर है? इसके बाद शायद मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे सोचने दो। तो कोशिका जो है सेल साइकिल में इंटर करती है, और तारक काय का मुझे जो है द्विगुणन नहीं होने देना है, प्रतिकृतन नहीं होने देना है, तो मुझे जो है कौन से चेक पॉइंट को यूज करना होगा? G1 और S या G2 और M? ये जो है कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है। क्वेश्चन फिर से सुन लो। जो कोशिका जो है कोशिका चक्र में एंटर कर गई है, प्रवेश कर गई है, मैं चाहता हूं कि वो जहां पे तारक काय है या तारक केंद्र जो है, तारक काय हम लोगों ने पढ़ा था तो वो पढ़ लेते हैं, तारक काय का विभाजन ना हो।
क्लियर है, उसका प्रतिकृति ना हो तो मुझे जो है कौन से चेक पॉइंट का यूज़ करना होगा, ये कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है। चलो, तो ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ बतानी थी। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है सूत्री कोशिका। सूत्री कोशिका है ना, समझते हो ना, समसूत्री कोशिका विभाजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है, यानी इंपॉर्टेंसी क्या है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ये देखो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है। समसूत्री विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं, माइटोसिस। देखो माइटोसिस हमेशा माइटोसिस ही रहेगा, लेकिन हिंदी टर्मिनोलॉजी बदलते जाएंगे। जैसे यहाँ पे सूत्री विभाजन लिख दिया, समसूत्री विभाजन, समान विभाजन, तो वो बदलते रहते हैं। क्लियर है। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, कुछ कीटों में व निम्न श्रेणी के पादप। अब ये निम्न श्रेणी के पादप या निम्न श्रेणी का मतलब क्या होता है, तो ये किंगडम में हम लोग पढ़ेंगे। जो लोअर प्लांट होते हैं, यानी बहुत बड़े प्लांट नहीं होते हैं, जो जड़, तना, पत्ती या फल जिसमें नहीं लगते हैं, तो इसको निम्न श्रेणी के पादप कह देते हैं। तो इनकी बात करें तो इनमें जो है याद रखना है, इसमें ये होगा अगुणित व द्विगुणित कोशिकाएं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे सूत्री विभाजन जो है कुछ कीटों में व निम्न श्रेणी के पादप में अगुणित में भी हो सकता है और द्विगुणित में भी यह होता है। जबकि अगर हम लोग प्राणियों की बात करें, यानी कि एनिमल्स की, तो इससे पहले मैं बता चुका हूं कि ये कहाँ देखने को मिलेगा हम लोगों को, द्विगुणित कोशिका में। हम लोग की कोशिका कौन सी होती है, द्विगुणित कोशिका होती है। डिप्लॉइड होते हैं हम लोग, 46 गुणसूत्र होते हैं हमारे इसमें, 2n लिखते हैं, जिसको हम लोग 23 का दुगना। चलो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्या सिग्निफिकेंस है, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे बहू क्या होती है, शादी के बाद जो आती है, जो घूंघट डाल के रखती है, वो बहू होती है। हालांकि कुछ बहू, मतलब अब तो मॉडर्न जमाना है, अब तो बहुओं को घूंघट भी नहीं डालना है। लड़कियां बड़ी खुश हो रही होंगी, कह रहे घूंघट ही नहीं डालना है। तो बहु कोश की जीवों की इसी विभाजन के द्वारा जो है वृद्धि होती है। तो ये याद रखना है। देखो बहुकोश की यानी कि मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर पढ़ चुके हम लोग। यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर क्या होता है, यूनिसेलुलर यानी कि जो एक ही कोशिका से अपना पूरा जीवन यापन करते हैं हम लोग। मल्टी सेलुलर सांस लेने के लिए अलग सेल है, सोचने के लिए अलग सेल है, लीवर, फेफड़े, गुर्दे, सबके अलग अलग सेल है। तो बहुकोश की जीव जो है जो वृद्धि करते हैं, तो वो किसके द्वारा करते हैं, माइटोसिस की। तो हमारी जो वृद्धि हो रही है जो फिर जो बच्चे जो है बढ़ते हैं, तो कौन सा विभाजन होता है यहाँ पे, सूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस विभाजन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोशिका की मरम्मत। तो जैसे कई बार चोट लग जाती है। अब चोट कैसे लग जाती है, देखो कई बार तो अनजाने में लग जाती है, हम फल या सब्जी काट रहे हैं तो लग जाती है चाकू वगैरह से, या कई बार निब्बा निब्बी लोग चाकू ले लेते हैं, मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो मैं हाथ काट लूँगी, खाना नहीं खाया तो मैं हाथ काट लूँगा। तो जो निब्बा निब्बी लोग, हालांकि नस नहीं काटते वो लोग, ऊपर की चमड़ी काटते हैं। तो जब ऊपर की स्किन जो है कटती है, काटते हैं या किसी वजह से कट जाती है धोखे से, तो वहाँ पे जो है कुछ दिनों बाद में अपने आप जो है न्यू सेल आ जाती है, यानी कोशिका की मरम्मत हो जाती है। तो वहाँ पे भी होता है माइटोसिस डिवीज़न। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जो एनसीईआरटी माता ने हमको लाइन लिख के दी है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। नोट, तो ये 2000 का नोट वैसे तो चेंज हो रहा है, मतलब उसको एक्सचेंज करना तो बंद ही हो गया समझ लो। तो देख लो 500 की नोट समझ लो आप। तो यहाँ पे अधिचर्म की यहाँ पे ऊपरी
सतह। अर्धचर्म क्या होता है? हमारी बाहर की जो स्किन है उसको अधिचर्म कह रहे हैं, तो उसकी बाहरी सतह। और आहार नाल, आहार यानी जहाँ से हम लोग खाना खाते हैं, जहाँ से हमारा खाना डाइजेस्ट होता है पूरे, उसको हम लोग आहार नाल कहते हैं। तो आहार नाल की जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं इंग्लिश में, तो इसकी भीतरी सतह और यहाँ देखने को मिलेंगी, और आपको देखने को मिलेंगी रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं निरंतर यानी लगातार प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है? 10th में प्रतिस्थापन का जो है एक मैथमेटिक सवाल आपने देखा होगा गणित में, तो क्या होता है प्रतिस्थापन का मतलब? तो ये होते रहती है। तो एनसीईआरटी माता हमको कहना चाह रही है कि अधिचर्म की ऊपरी सतह यानी हमारी स्किन की जो है अंदर डीप तक के लेयर होती है, तो जो ऊपरी सतह है आहार नाल, ठीक है, यानी मुख से लेके पूरा जहाँ ट्रैक अंदर तक के जाता है जहाँ खाना डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल की जो भीतरी सतह होती है, यानी अंदर की जो सतह होती है, इंटर वाली जो लेयर होती है, रक्त कोशिका यानी ब्लड सेल, ये निरंतर यानी लगातार जो है प्रतिस्थापित होते रहती है, बदलती है। इसलिए आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी में हर साल लाखों कोशिका मरती भी है और बनती भी है, क्योंकि ये बदलते रहती है। क्लियर है? चलो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो एक और नोट आपको याद रखना है जो एनसीईआरटी माता ने दिया हुआ है, तो ये नोट आपको याद रखना है। ये 500 का नोट है। चलो तो हम लोग 500 का नोट देखते हैं। क्या देखना है कि कुछ जीवों में, अब एनसीईआरटी माता ने लिखा है एनसीईआरटी में, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट याद रखना, नीट के लिए या पीएनएसटी के लिए कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो या बोर्ड का ही एग्ज़ाम क्यों नहीं दे रहे हो, एनसीईआरटी माता की एक एक लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ जीव में केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य विभाजन। देखो हमारे यहाँ जो है ना किसान लोग और बाकी लोग भी, जो किसान नहीं भी है, जो दिल से मानते हैं, तो वो लोग जो है धरती को अपनी माँ मानते हैं, तो उनकी बड़ी इज्जत करते हैं धरती की। हम लोग मिट्टी की बड़ी इज्जत करते हैं। तो अभी आप नीट दे रहे हो, तो नीट में बायो की बात करें स्पेशल, तो लगभग सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। तो एनसीईआरटी को माता मानना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, बहुत अच्छे से रखना है, बहुत रिस्पेक्ट करनी है और एक एक लाइन को डिटेल में पढ़ना है। तो कुछ जीव में केंद्रक विभाजन के साथ में, केंद्रक विभाजन होता है कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस होता है, जो नहीं होता है कुछ कोशिका में। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जिसकी वजह से अनेक केंद्रक बन जाते हैं। अनेक केंद्रक बन जाते हैं। अगर अनेक केंद्रक बन गए हैं तो यहाँ पे ऐसी कोशिका को हम लोग कहेंगे बहुकेंद्रकी। बहुकेंद्रकी यानी अभी मैंने बताया था बहु का मतलब होता है बहुत सारी बहुएं नहीं, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं। ठीक है, तो होता क्या है, कोशिका द्रव्य विभाजन तो हो नहीं रहा है, तो इसको वो बोलते हैं बहुकेंद्रकी कोशिका, यानी ऐसी कोशिका जिसमें बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे। और अगर बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे तो ऐसी कोशिका को हम लोग कहेंगे क्या, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहीं से आएगा। इसको हम लोग कहेंगे संकोशिका यानी कि सिंसिशियम। इंग्लिश में भी याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा, ये आपको याद रखना। और इसके एग्जाम्पल्स हैं कि कुछ जीवों में बहुकेंद्रकी, मतलब कुछ कोशिका में बहुत सारे केंद्रक देखने को मिलते हैं। बहुकेंद्रकी कोशिका को क्या कहेंगे, संकोशिका। इसके बाद आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना है, उदाहरण याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है नारियल। नारियल तो देखा ही होगा आपने, नारियल का तरल भ्रूण पोष। क्लियर है?
तो आपको ये याद रखना, नारियल का जो तरल भ्रूणपोष होता है, जो नारियल का जो पानी होता है, लिक्विड होता है, उसे हम लोग भ्रूणपोष कहते हैं। तो वो होता है संकोशिकी, यानी उसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं। ये 12th में भी हम लोग पढ़ेंगे, जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, प्लांट वाला जो फ्लावरिंग प्लांट हम लोग जब पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो वहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे भी दिया है। क्लियर है? तो यहाँ पे अब जो है समसूत्री विभाजन पूरी तरीके से एंड होता है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्धसूत्री विभाजन, जिसको हम लोग कहते हैं मियोसिस। तो उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैंने जो क्वेश्चन पूछा है वो भी आपको कमेंट्स में बताना है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। पता है आपको क्या करना है। वीडियो पसंद आया हो, क्लास समझ में आई हो तो लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ जो मैंने क्वेश्चन पूछा है। कुछ सजेशन हो, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। और इस चैनल को या इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।